हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ एलआरडीआई फॉर कैट 2024। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि एलआरडीआई की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी थ्रू माय सेशंस। तो आप सब लोग ये जो सेशंस है वो कंडक्ट रेगुलरली अटेंड करना। इसको मैं रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करूंगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये सेशंस मैं कंडक्ट करूंगा। सो हमारा नेक्स्ट सेशन अभी थर्सडे को शाम को 5 बजे होगा, तो 5 बजे का टाइमिंग फिक्स रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि सेशन से पहले अराउंड सुबह या फिर प्रीवियस डे जितना जल्दी हो पाएगा मैं इसका पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो क्वेश्चंस को देख सको, वो केसलेट्स को थोड़ा सा खुद से ट्राई कर सको। उसके बाद में आप सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ जाओगे और उसके सारे आंसर्स और सोल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स मिलते रहे। उसके अलावा मैंने एक और गूगल शीट क्रिएट किया है, जिसपे आपको काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ का एक्सेस मिल जाएगा। ये जो सेशन है उसके लिंक्स भी आपको उधर मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर से एक बार स्कैन कर लेना। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम क्या करते हैं, एक पजल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक पजल है। आप सब लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट इन दिस वीडियो मैं क्या करूँगा कि पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप चाहो तो उसको पॉज करके अच्छे से ट्राई कर सकते हो, फिर उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके इसको ट्राई कर लो और फिर मैं इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, और ऐसे ही पजल पे वो लोग फिर आगे पूरा केसलेट डेवलप करते हैं। तो अल्टीमेटली लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। आप चाहो तो अपने आंसर्स कमेंट्स में भी डाल सकते हो। तो देखते हैं ये पजल कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया, अ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय नेम महेश वांटेड टू गिव 20 पिज़्ज़ा टू द ऑफिस। ही हैड बैग्स विच कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10 पिज़्ज़ा। हर एक बैग में वो 10 पिज़्ज़ा कैरी कर सकता है, पर वो जितने बैग चाहे उतने कैरी कर सकता है अपने साथ में। There were 10 guards standing at different positions near the office. Each guard would take one pizza from each of the bag. That is, if the delivery boy carries 2 bags and there are say 10 pizza in each bag, the first guard would take one from each bag. That's total of 2, and all other guards would also do the same thing. अब दोस्तों यहाँ पे जो सिनारियो दिया है, अगर हम नॉर्मल तरीके से थिंकिंग करते हैं, वो कितने भी बैग लेके जाए, सपोज वो 20 बैग लेके गया, हर एक बैग में अल्टीमेटली तो 10 ही पिज्जा है। तो पहला गार्ड क्या करेगा, 20 बैग से एक एक पिज्जा निकाल देगा, तो 20 पिज्जा कम हो गए। फिर दूसरा गार्ड भी हर एक बैग से एक एक पिज्जा निकाल देगा, तो 10वें गार्ड तक जाएगा, तब तक हर एक बैग खाली हो जाएगा। तो फिर तो वो ऑफिस में पिज्जा डिलीवरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, और इसको अजम्पशन नहीं कहते, इसको स्मार्ट थिंकिंग कहते हैं। जैसे डेफिनेटली जैसे उसके पास में बैग्स में जगह बनती जाएगी, वो क्या करेगा कि जितने हो सके उतने कम बैग रखने की कोशिश करेगा, मतलब दूसरे बैग्स के पिज्जा को पहले वाले बैग में ट्रांसफर कर देगा। समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप खुद से रैंडमली कोई नंबर लेके ट्राई कर सकते हो और फिर ऑप्शन पे आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 66, ठीक है। मैं चाहूँ तो बड़े नंबर से भी कर सकता हूँ, बट हमें कहा है कि मिनिमम हमें कितने पिज्ज़ा डिलीवर करने होंगे। तो आप 20 तो डेफिनेटली नहीं आंसर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पिज्ज़ा तो स्टार्टिंग में ही चले जाएंगे, और उसको 20 पिज़्ज़ा तो डिलीवर ही करने हैं, ठीक है ना। उसको 20 पिज़्ज़ा तो खुद को डिलीवर करने हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया 66। सपोज उसके पास टोटल 66 पिज़्ज़ा है, मतलब उसके पास कितने बैग हो गए, तो 6 बैग हो गए, जिसमें 10-10 पिज्ज़ा हो गए, और 7वें बैग में सिर्फ 6 पिज्ज़ा होगा। फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बैग, ठीक है, एंड 7th बैग। तो ये हर एक में 10-10 पिज्ज़ा है, ठीक है। और जो 7वां बैग है उसमें उसने 6 पिज्ज़ा रखे। अब जब वो पहले गार्ड के पास में जाएगा, तो क्या होगा, हर एक गार्ड हर एक बैग से, पहला गार्ड हर एक बैग से एक एक पिज्ज़ा ले लेगा। मतलब क्या हो गया, उसके पास 66 पिज्ज़ा थे, उसमें से 7 पिज्ज़ा कम हो जाएंगे। तो अब उसके पास कितने पिज्ज़ा बच जाएंगे, तो उसके पास बच जाएगा 59 पिज्ज़ा, करेक्ट। 59 पिज्ज़ा वो 6 बैग में रख सकता है। तो नेक्स्ट गार्ड के पास जब वो जाएगा, दूसरे गार्ड के पास जाएगा, तो क्योंकि 6 बैग है, तो दूसरा गार्ड क्या करेगा, हर एक बैग से एक एक पिज्ज़ा लेगा, तो वो 6 पिज्ज़ा ले लेगा। अब उसके पास कितने पिज्ज़ा बचेंगे, 53, जिसके लिए भी 6 बैग लगेंगे, ठीक है। तो फिर तीसरा गार्ड क्या करेगा, 6 बैग है तो हर एक बैग से एक एक पिज्ज़ा ले लेगा, तो 6 पिज्ज़ा कम और हो जाएगा। ऐसा करते करते अगर आप देखोगे, जब वो 10वें गार्ड के पास में जाएगा, तब उसके पास 23 पिज्ज़ा बचेंगे, जो 3 बैग में आ जाएंगे। तो 10th गार्ड क्या करेगा, 3 पिज्ज़ा ले लेगा, और अल्टीमेटली उसके पास में 20 पिज्ज़ा बच जाएंगे, जो वो ऑफिस में जाके डिलीवर कर सकता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल सकता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये पजल अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोगों का आंसर भी सही आया होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों का सही आया होगा। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपने इसी तरीके से सोचा था, कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर ली, कैसे आपने ये इसको किया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा आपको पता है कि अनअकैडमी के फ्री सेशंस तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे कंडक्ट करते हैं, पर अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ कर सकते हो, ताकि आप मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर कर सकते हो और मेरे सारे बैचेस को अटेंड कर सको। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, SHAR10 यूज़ करना है, ठीक है। ये अनलॉक 20 मत यूज़ करना। और ये ऑफर 21 फेब तक है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है और आपको कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिल रहे हैं, तो इसको ज़रूर से अवेल करना। मेरे नए बैचेस आ रहे हैं तो उसको आप देख सकते हो, उसको अटेंड कर सकते हो। चलिए अब पहला सेट देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि डॉक्यूमेंट तो मैंने शेयर किया था, बट आप में से काफ़ी सारे लोग ये वीडियो को सीधा देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, गो थ्रू द डेटा। इसका थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो उसको आपको देखना होगा और फिर मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। और सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई कर लिए, पॉज करके वीडियो को आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, और उसके बाद में आप सोल्यूशन प्ले कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द डेटा सेट, आप इसको देख लो जल्दी से। यहाँ पे डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आप पॉज कर सकते हो। एंड फिर ये दूसरा स्लाइड है, तो इतना डेटा है आपका, 2 स्लाइड में डेटा है। अब मैं आपको 30 सेकंड्स के लिए हर एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, जिसको आप पॉज करके फिर ट्राई करके कमेंट्स में अपने आंसर डाल के वापस ये वीडियो देख सकते हो। चलिए तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस टाइप बाय ऑल द टाइपिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4 days। अब ये एक कैट लेवल का सेट है। ऑफ कोर्स इसमें पहला क्वेश्चन एक्चुअल कैट एग्जाम में अगर आया तो पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, इसीलिए अगर आप ये देखोगे ना, मैं 0.1 नंबर का क्वेश्चन रखा है। तो एक्चुअल जब कैट में ये सेट आएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से जो मैं आपको दिखाऊंगा वैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 एडिशनल क्वेश्चन डाले आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको एक सेट समझ में आया है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको आंसर कर सकते हो। फिर ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्मा फॉर गौरव। तो आपको सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करना है गौरव के लिए, यहाँ पे आपको बताया हुआ है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको बाद में। अब आगे का हम देखते हैं क्वेश्चन। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि आप पॉज करके भी ज़्यादा समय लेके उसको आराम से ट्राई करो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, for which typist was the difference between the minimum and maximum possible sigma the least। लीस्ट का है। ओके चलो, तो अभी हम इस सेट को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, पहले तो डेटा क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। So, a renowned legal firm in Pune houses 7 typists. All of them are working on an important case. The given diagram depicts their performance over a period of 4 days. तो day 1, day 2, day 3 और day 4 में ये 7 टाइपिस्ट का परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन हमें 4 ही दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों, समझते हो उसको। इन ईच डायग्राम द 4 कॉर्नर फिगर शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल लाइन्स टाइप
on that day by top 4 typists of that day, whereas the middle circle denotes the total number of lines typed by the remaining 3 typists put together on that day. ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं, ये जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं, ओके, कि इसका मतलब क्या हुआ। सो दोस्तों अगर मैं डे 1 की बात करता हूँ, 23% टोटल जो लाइन टाइप्स हुए थे डे 1 पे, उसमें से गौरव ने 23% लाइन टाइप की है, संजय ने 24% लाइन टाइप की है, सलीम ने 14% एंड अमर ने 20% टाइप किया। तो ये टोटल करो तो कितना आएगा, 23 + 24 47 + 14 तो 61 + 20 कितना आ जाएगा आपका, 81 आ जाएगा। मतलब 81% लाइंस जो है वो ये 4 लोग गौरव, सलीम, संजय एंड अमर ने टाइप किए थे। तो टॉप 4 टाइपिस्ट उनको कह देते हैं, टॉप 4 टाइपिस्ट ने टाइप किए, ठीक है। मतलब बाकी के 19% लाइंस है वो रिमेनिंग 3 ने टाइप किए होंगे, रिमेनिंग 3 ने, ठीक है। और वो हमें दिया है 76। अब ये 76% नहीं है, द मिडल सर्कल डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ लाइंस टाइप, परसेंटेज ऑफ लाइंस नहीं है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस टाइप बाय द रिमेनिंग 3 टाइपिस्ट। तो कहने से 19% हमें 76 दिया है, तो 100% क्या हो जाएगा, तो हमें पता है 19 4 76 होता है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डे 1 पे टोटल 400 लाइंस टाइप हुए थे, जिसमें से गौरव ने 23% मतलब 92 लाइंस टाइप किए, संजय ने 24% मतलब 96 लाइन टाइप किए, सलीम ने 56, 14% ऑफ 400 इज 56 एंड अमर ने 80 लाइंस टाइप किए, ठीक है। और बाकी के जो 76 लाइंस बचे वो बाकी के 3 टाइपिस्ट ने टाइप किए हैं। तो इस तरीके से हमें इंटरप्रिटेशन करना था। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही अगर हम डे 2 का करते तो हमें क्या मिल जाएगा। सो डे 2 में 18% लाइन जो है कंदर्प ने टाइप किए, 20% सलीम ने किए, सो 18 + 20 कितना हो गया 38%, फिर 16% तो 54% एंड 26 तो 54 + 26 कितना हो जाएगा 80%। तो 80% लाइंस आपके टॉप 4 टाइपिस्ट ने टाइप किए थे, मतलब बाकी के 20% लाइन रिमेनिंग 3 टाइपिस्ट ने टाइप किया और नंबर वाइज वो 70 है। सो 20% इज 70, तो 100% कितना होगा, तो 75 = 350। तो डे 2 पे 350 लाइंस टाइप हुए। सिमिलरली आप चेक करोगे डे 3 पे 300 आ जाएगा एंड डे 4 पे आपका 450 लाइंस आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस टाइप बाय ऑल द 4 टाइपिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4 डेज। तो सीधा सीधा हम 1500 कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बाकी का डेटा पढ़ लेते हैं। No two typists type the same number of lines on any given 4 days and a typist may not type even a single line on a given day. फिर उसके अलावा आपको दिया है कि HR manager of that firm also computed 2 parameters for each typist, that is performance variance, that is PV, and the other is the sigma. अच्छा, कैट एग्जाम में वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ नए वाले टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में कोई परफॉर्मेंस वेरिएंस टाइपिस्ट का ऐसे कैलकुलेट होना जरूरी नहीं है, तो आपको वो सब नहीं कंसिडर करना है। आपको सीधा सीधा बताया व्हाट इज परफॉर्मेंस वेरिएंस। सो इट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टाइप बाय अ टाइपिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4 डेज एंड द सम ऑफ लाइंस टाइप ऑन द रिमेनिंग 2 डेज। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स, उसने फर्स्ट डे पे 54 लाइंस टाइप किए, सेकंड डे पे सपोज उसने 90 लाइंस टाइप किए, थर्ड डे पे उसने 80 लाइंस टाइप किए एंड फोर्थ डे पे उसने 28 लाइंस टाइप किए, ठीक है। तो हमें अगर इसका पीवी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टाइप बाय द टाइपिस्ट। तो मैक्सिमम इसका कितना है 90, मिनिमम कितना है 28। तो आप क्या करोगे 90 + 28 कर दोगे एंड बाकी के 2 दिन पे कितना हो जाएगा 54 + 80 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 134 और यहाँ पे 90 + 28 कितना आ जाएगा 118। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका पीवी आ गया। सो 118 एंड 134 डिफरेंस आपका 16 आ जाएगा। सो मिस्टर एक्स के लिए पीवी का वैल्यू हो जाएगा 16। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली हमें कहा है सिग्मा इज द मीन ऑफ द 2 मिडल क्वांटिटीज व्हेन अ टाइपिस्ट नंबर ऑफ लाइंस टाइप्ड अक्रॉस 4 days इज अरेंज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर मैं 4 वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा तो ये सबसे छोटा वैल्यू है, फिर ये सेकंड लीस्ट वैल्यू है, फिर ये थर्ड लीस्ट वैल्यू और ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो मिडिल में कौन से 2 वैल्यू आएंगे 80 एंड 54। तो आपका सिग्मा क्या आएगा। सो सिग्मा फॉर दिस टाइपिस्ट विल बी इक्वल टू 80 + 54/2 मीन ऑफ दिस, मतलब एवरेज ऑफ दिस,
ठीक है, तो ये आपका सिग्मा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पीवी और सिग्मा कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं, बाकी के क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो समझते हैं क्या करना है। जैसे व्हाट इज द सिग्मा फॉर गौरव। अब गौरव मैंने क्या किया है कि ये जो सारे वैल्यूज है उसको टेबल में यहाँ पे लिख दिया है। अब एक्चुअल कैट एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो डेटा सेट है उसको देखा और उसके क्वेश्चन को देखा और आपको समझ में आ रहा है कि बार बार आपको ये वैल्यूज को यूज करना है। तो हर बार जैसे यहाँ पे हमें पता है 400 था और उसका 14%, वो बार बार कैलकुलेट करने से मैं एक टेबुलर फॉर्म में रख देता हूँ कि गौरव के डे 1 पे 92 है, डे 2 का हमें नहीं पता है बिकॉज ही वॉज नॉट अमंग द टॉप 4, फिर डे 3 का 48 है और डे 4 का नहीं पता है। सिमिलरली सलीम, संजय एंड अदर पीपल। टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शायद थोड़ा सा डेटा मेरे पीछे जा रहा होगा तो मैं रीड आउट कर लेता हूँ। डे 1 पे टोटल 400 लाइन्स है, डे 2 पे 350, डे 3 पे 300 एंड डे 4 पे 450। और नीचे मैंने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखा है कि डे 1 पे अब ये जिनका हमें नहीं पता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 55 एंड मिनिमम क्या हो सकता है 0। अब ये कहाँ से आया दोस्तों, समझो बात को कि हमें पता है कि टॉप 4 में सलीम, जो डे 1 की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 4 में सलीम था जिसका मिनिमम परसेंटेज है 14% और वो आ गया 56। तो बाकी के जो बॉटम 3 है उन्होंने 56 से तो कम ही लाइंस टाइप किए होंगे और टोटल लाइंस हमारे 76 है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि टॉप जो बॉटम 3 में है उनमें से किसी एक ने मैक्सिमम 56 हो सकता है, किसी एक का से 10 हो सकता है, दूसरे का भी 10 हो सकता है, पर दो लोगों के सेम नहीं हो सकते। तो 55 मिनिमम, जो बॉटम 3 है उसमें किसी एक का मैक्सिमम 55 हो सकता है। ठीक है, थोड़े से मेरे वर्डिंग को फिर से एक बार सुन लो। जो बॉटम 3 है उसमें मैक्सिमम किसी का 55 हो सकता है, 55 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सलीम टॉप 4 में और उसके 56 लाइन्स है, राइट। तो बॉटम 3 में किसी एक का 55 हो सकता है, दूसरे का 10, तीसरे का 11, इस तरीके से आपके टोटल 76 आ जाएगा बॉटम 3 का। तो ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या था, व्हाट इज द सिग्मा फॉर गौरव, ठीक है। तो दोस्तों हमें गौरव का सिग्मा निकालना है। सिग्मा के लिए हमें क्या लगेगा, तो यहाँ पे लिखा है सिग्मा इज द मीन ऑफ द टू मिडिल क्वांटिटीज व्हेन अ टाइपिस्ट नंबर ऑफ लाइंस आर अरेंज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो गौरव के लिए मुझे 92 पता है। अब डे 2 में उसका 0 से 55 कुछ भी आ सकता है, डे 3 का 48 पता है, डे 4 में उसका 0 to 44 कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज एक वैल्यू ले लेता हूँ 50 और यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ से 20, तो उस केस में उसके मिडिल टू वैल्यूज क्या आ जाएंगे, कहने से 50 एंड 48 आ जाएंगे। तो उसका सिग्मा क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 50 एंड 48 का एवरेज। बट अगर मैं सपोज यहाँ पे 54 ले लेता हूँ तो उस केस में उसका सिग्मा क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो दोस्तों हम गौरव का एग्जैक्ट सिग्मा नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे आंसर आ जाएगा कांट से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट द सिग्मा फॉर ऑल टाइपिस्ट is an integer, for how many of them it is not possible to calculate the exact value of it। तो दोस्तों अभी जैसा मैंने आपको समझाया, गौरव के लिए हम सिग्मा कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे सलीम के लिए भी हम सिग्मा कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सपोज मैं यहाँ पे 44 ले लेता हूँ तो उसके मिडिल टू वैल्यू क्या आ जाएंगे 56 एंड 44 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज 20 ले लेता हूँ तो उसके मिडिल टू वैल्यू आ जाएंगे 56 एंड 42, ठीक है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू 70 हो जाएगा, लोएस्ट वैल्यू 20 हो जाएगा और मिडिल टू वैल्यू ये आ जाएगा। तो सिग्मा चेंज हो जाएगा। तो मतलब हम सिग्मा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताइए, गिवन दैट द सिग्मा फॉर ऑल टाइपिस्ट इज एन इंटीजर, फॉर हाउ मेनी ऑफ देम इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो हमें पता चला गौरव और सलीम का नहीं निकाल सकते। अब संजय के लिए देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो संजय के लिए यहाँ पे डे 2 में मैक्सिमम 55 हो सकता है, ठीक है। तो अब उसके मिडिल टू वैल्यू ये दोनों हो जाएंगे और उसका सिग्मा आ जाएगा 54.5। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 54 लेता हूँ, ठीक है, तो 54 केस में आपका 54 आ जाएगा। बट शायद यहाँ पे हमें बताया है कि कोई भी टाइपिस्ट ने अक्रॉस द डे सेम लाइन टाइप नहीं की है, तो चलो आप 54 नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 54 से कम कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट गाइज, अगर मैं यहाँ पे 54 भी लेता हूँ ना तो उसके मिडिल टू वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो कहना से 96 एंड 54 मिडिल टू वैल्यू आ जाएंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 53 ले लेता हूँ तो उसके मिडिल टू वैल्यू क्या आ जाएंगे 96 एंड 54, और 96 एंड 54 का आप एवरेज निकालोगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू आएगा,
मतलब हमें पता चला यहाँ पे मैं 55 ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? इंटीजर नहीं आ रहा है सिग्मा। और अगर मैं 54 या उससे कम कुछ भी लेता हूँ तो मिडिल टू वैल्यू क्या बन जाएंगे? 96 एंड 54 बन जाएंगे। तो उसका सिग्मा हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो संजय के लिए हम सिग्मा फाइंड कर सकते हैं, यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, एक डेफिनेट वैल्यू आएगा। लेकिन फिर अमर, कपिल, दीपक किसी के लिए आप फाइंड नहीं कर सकते। सो ये संजय के अलावा हम किसी के लिए सिग्मा एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मोर देन 4। सो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द गिवन टाइपिस्ट कैन द वैल्यू ऑफ पीवी बी 0? अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद से ये क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुंह खुला करके बैठ गए, ऐसे देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको पहले अच्छे से डेटा सेट पढ़ना था, फिर उसको एक बार ट्राई करना था। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसमें मतलब आपने ग्रेजुएशन अब तक किया हुआ है, आपने ऐसे काफ़ी सारे डेटा पढ़े होंगे अलग अलग फॉर्म में। सो वी ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग द डेटा। हाँ, शायद सवाल हम सही तरीके से सॉल्व ना कर पाए, लेकिन सिचुएशन को आप विजुलाइज कर सकते हो कि यार 7 टाइपिस्ट है, उनका डेटा यहाँ पे दिया है, टॉप 4 टाइपिस्ट कॉर्नर में लिखे हुए हैं और बाकी के 3 टाइपिस्ट का मिडिल में दिया हुआ है। कुछ वैल्यू हमें परसेंटेज में दिया है, कुछ वैल्यू हमें डेफिनेट दिया है, और फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सबने पहले खुद से एक बार ट्राई किया हुआ होना चाहिए, और फिर जब आप ये वीडियो को प्ले करते हो तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जब मैं क्लास में आपको ये कराऊंगा लाइव सेशन में, तब थोड़ा सा अलग सिनारियो होगा। मैं आपको चीज़ें समझाता जाऊंगा, पहले आपको ट्राई करने का मौका दूंगा और फिर उसको समझाऊंगा, तो वहाँ का वहाँ क्लियर हो जाएगा। बट ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो यहाँ पे आपको पहले खुद से ट्राई कर लेना है और फिर ये सोल्यूशन को देखना है। ठीक है, और कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन अटेंड करो, क्योंकि लाइव के अंदर आपकी अलग लेवल की लर्निंग होगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। जो चीज़ आप खुद से करने जाओगे जिसमें आपके 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लाइव के अंदर वही चीज़ आप 1-1.25 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलो। सो फॉर विच ऑफ द गिवन टाइपिस्ट कैन द वैल्यू ऑफ पीवी बी 0? भाई कौन से टाइपिस्ट के लिए पीवी आपका 0 हो सकता है? अब पीवी हमारा क्या है? पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस एंड द अदर 2 डेज लाइंस, राइट? जस्ट समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैं सलीम लेता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन में आप डेफिनेटली ऑप्शन से ही जाओगे। हमें क्या बताया? सलीम, संजय, सलीम एंड संजय। तो मैं सिर्फ सलीम और संजय के लिए चेक करूंगा। ठीक है, तो सलीम के लिए अगर मैं देखता हूं तो 56 मुझे दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 42 दिख रहा है, और यहाँ पे मैं 0 to 44 कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो क्या सलीम का पीवी 0 हो सकता है? तो यस, इट कैन बी 0। कैसे समझते हैं? देखो 56 प्लस 42 आपका क्या होगा? डेफिनेटली कहना से ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लेता हूँ कि बाकी के 2 वैल्यू के समीशन के बराबर ही आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम का समीशन हो रहा है। तो 56 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 98। 56 प्लस 42 आपका 98 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 28 ले लूँ तो 70 प्लस 28 आपका क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? तो यस, सलीम के लिए ये 0 हो सकता है। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे संजय के लिए भी ये 0 हो सकता है। कैसे समझते हैं संजय के लिए 0 कैसे होगा? ओके, सो गाइस संजय के लिए डेफिनेटली मैक्सिमम वैल्यू तो 99 ही होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ऐसा ले लूँ? सपोज मैं इसको मिनिमम वैल्यू मान लेता हूँ, तो 96 प्लस 54 उसके मिडिल टू वैल्यू हो गए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 96, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, 96 प्लस 54, जस्ट अ मोमेंट गाइस, कुछ इशू आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सो 96 प्लस 54 कितना हो गया? 150। अब 99 में मैं क्या ऐड करूंगा तो 150 आएगा? तो कहने से 51 यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो मैं 99 प्लस 51 कर देता हूँ, ये भी 150 आ गया और ये भी 150 है। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम का समेशन है वो भी 150 आ रहा है, और बाकी के जो 2 वैल्यूज है उसका समेशन भी 150 आ रहा है। 150 माइनस 150 0 हो गया। मतलब संजय के लिए भी पीवी 0 हो सकता है। तो हमारा सवाल क्या था? फॉर विच ऑफ द गिवन टाइपिस्ट कैन द वैल्यू ऑफ पीवी बी 0 हो सकता है? तो हम कहेंगे सलीम एंड संजय के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, गौरव और बाकी लोगों का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये भी समझना पड़ेगा कहाँ पे ऑप्शन को यूज़ करना है, कहाँ पे आपको डेटा से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ में रेगुलर सेशन अटेंड करोगे, ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड हाउ मेनी टाइपिस्ट डिड डेफिनेटली टाइप मोर नंबर ऑफ पेजेस देन व्हाट कपिल डिड। ओके, गिवन पीरियड में कितने टाइपिस्ट ऐसे हैं जिसने कपिल से डेफिनेटली ज्यादा लाइंस टाइप किए हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं पहले तो कपिल के लाइंस कितने हैं वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे कपिल के डे 2 एंड डे 3 का हमें पता है 56 एंड 51, ठीक है। 56 एंड 51 कितना हो गया 107। अच्छा, मैक्सिमम वो डे 1 पे कितना टाइप कर सकता है 55 एंड डे 4 पे कितना टाइप कर सकता है 44। तो ये कितना आ जाएगा 99, मतलब टोटल लाइंस उसके कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कपिल के 206, ठीक है। तो अगर कोई भी टाइपिस्ट 206 से ज्यादा लाइन टाइप कर लेता है, ठीक है, तो कैन वी से कि कोई भी टाइपिस्ट के 206 से डेफिनेटली ज्यादा लाइंस है, तो आप कह सकते हो कि वो कपिल से ज्यादा ही टाइप करेगा। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखना है, वो ध्यान रखना। जैसे गौरव के लिए अगर मैं ले लूँ, ठीक है, 92 + 48 कितना हो गया 140। डे 2 पे उसने 0 टाइप किया, डे 4 पे भी 0 टाइप किया, तो उसके टोटल लाइंस कपिल से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली सलीम के लिए भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप संजय को देखोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे जो 3 दिन का डेटा हमें दिया है वही 206 से ज्यादा हो रहा है। 99 + 96 195 + 54 आपका कितना हो गया 249। यहाँ पे आप 0 भी ले लोगे तो भी उसका लाइन कपिल से ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे दीपक, तो दीपक का यहाँ पे 162 है, यहाँ पे 91 है। तो ऑलरेडी 2 दिन का जो डेटा हमारे पास है वही 206 से ज्यादा है। तो बाकी 2 दिन में अगर उससे कुछ टाइप नहीं भी किया तो भी उसका टोटल नंबर ऑफ लाइंस टाइप विल बी मोर देन कपिल। तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए हम कह सकते हैं, कौन से 2 लोग, दीपक एंड संजय, कि इन दोनों ने कपिल से ज्यादा टाइप किया होगा। बाकी लोगों के लिए हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर विच टाइपिस्ट वाज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल सिग्मा द लीस्ट, ठीक है। तो गाइस मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल सिग्मा जो है उसका डिफरेंस, तो आपको पहले तो सिग्मा के मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देखने पड़ेंगे, फिर उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा और वो सबसे छोटा आना चाहिए। अब वो कब होगा वो समझना जरूरी है क्योंकि ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों संजय के लिए हम देखते हैं, ठीक है। पहले तो सिग्मा क्या है वो एक बार समझ लो वापस। तो सिग्मा है, sigma is the mean, that is average of 2 middle quantities when a typist number of lines typed across 4 days is arranged in non decreasing order, ठीक है। तो संजय के लिए अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि सपोज संजय के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ वैल्यू, क्या वैल्यू ले लेते हैं 55 ले लेता हूँ, ठीक है 55। तो अगर मैं संजय के लिए वैल्यू 55 लेता हूँ तो उसके मिडिल 2 वैल्यूज क्या आ जाएंगे, नहीं जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे फॉर विच टाइपिस्ट वाज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल सिग्मा द लीस्ट। ओके गाइस, संजय के लिए मैक्सिमम सिग्मा कब आएगा, ठीक है। तो कैन आई से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 0 तो उसका हाँ सिग्मा क्या है, मीन ऑफ द 2 मिडिल क्वांटिटीज है। तो संजय का अगर मैंने डे 2 का ये 0 ले लिया तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 99, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो बाकी के 2 वैल्यू क्या आ जाएंगे 96 एंड 94। सो गाइस 96 एंड 54, 96 एंड 54 इसका आपका एवरेज क्या आ जाएगा। सो कैन वी से इट्स गोइंग टू बी 75। तो संजय के लिए मैक्सिमम सिग्मा 75 आएगा। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 75 क्यों मैक्सिमम आया, जब आप यहाँ पे 0 लेते हो तो क्यों मैक्सिमम आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, सपोज मैंने यहाँ पे 50 भी ले ली, तो भी कहना है ये तो लीस्ट वैल्यू होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो सिग्मा 75 रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे 55 ले लेता हूँ, राइट, जब मैं यहाँ पे 55 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसका सिग्मा कितना हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे 54 ले लेता हूँ तो उसका सिग्मा कितना हो जाएगा 96 एंड 54 ही आएगा, तो 75 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 55 लेता हूँ तब ये सिग्मा आपका कितना आ जाएगा, तो 96 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 आएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 75.5। इनफैक्ट गाइज ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा और ये मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है। उसका सिग्मा
75 से नीचे कभी जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो, 1 लेते हो, अप टू 54 आप कुछ भी लेते हो, अल्टीमेटली उसके मिडिल टू वैल्यूज यही बनेंगे 96 एंड 54, और सिग्मा 75 आ जाएगा विच इज़ द मिनिमम वैल्यू। और जैसे ही मैं यहाँ पे 55 लेता हूँ, मैंने जैसे ही यहाँ पे 55 लिया, तो उसके मिडिल टू वैल्यू कौन से बन जाएंगे? ये दोनों बन जाएंगे। तो उसका सिग्मा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा। सो उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम सिग्मा का डिफरेंस कितना आएगा? सिर्फ 0.5 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम सिग्मा उसका आ रहा है 75.5 और मिनिमम सिग्मा आ रहा है उसका 75। तो ये डिफरेंस आपका 0.5 आ रहा है। अब कोई और के लिए आप ट्राई करो, ऑफकोर्स आपको सबके लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दिए हैं आप उन्हीं के लिए ट्राई करोगे। जैसे सलीम के लिए देखते हैं, तो सलीम के लिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। सो सलीम के लिए अब देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पे 44 लेता हूँ, तो उसके मिडिल टू वैल्यूज कौन से आ जाएंगे? ये तो हाईएस्ट वैल्यू है, तो कहना से 56 एंड 44 ये उसके मिडिल टू वैल्यू हो जाएगा, ये उसका लोएस्ट हो जाएगा। तो उस केस में उसका सिग्मा कितना आएगा? 56 एंड 44 का एवरेज का आपका क्या बन जाएगा? तो 50 बन जाएगा, तो उसका सिग्मा 50 आ जाएगा, ठीक है? जस्ट तो यहाँ पे सिग्मा उसका 50 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 44 से कम करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू 42 ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू 40 ले लिया, तो उस केस में उसका सिग्मा कितना हो जाएगा? तो कहना है से अभी ये मेरा लीस्ट वैल्यू हो जाएगा और ये मेरा मिडिल टू वैल्यू हो जाएंगे। हाईएस्ट तो 70 रहेगा, लीस्ट आपका 40 हो जाएगा, और ये दोनों मिडिल टू वैल्यू बनेंगे। तो इस केस में उसका सिग्मा कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो सिग्मा आ जाएगा 49। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? अब फर्दर आप इसको कम करते जाओ, सपोज मैंने यहाँ पे 30 भी ले लिया, तो अल्टीमेटली मिडिल टू वैल्यूज तो यही रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अल्टीमेटली सिग्मा आपका 49 ही रहेगा। सो मिनिमम सिग्मा विल बी 49, मैक्सिमम विल बी 50 एंड द डिफरेंस विल बी 1। सो सबसे कम डिफरेंस किसके लिए आ रहा है? संजय के लिए आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर टिक करोगे संजय। जैसा मैंने कहा था, ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप चाहो तो एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, सिग्मा क्या है वो समझो, अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके ट्राई करो, और वापस से ये एक्सप्लेनेशन को सुनो, ठीक है? ये वीडियो यहाँ पे ही रहेगा, तो यू कैन रिप्ले इट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। लर्निंग आपकी तभी होगी जब आप कोई चीज़ को अच्छे से समझ के आगे बढ़ते हो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है। ये लाइन मैं स्टूडेंट से काफ़ी सुनता हूँ, वो अपने आप को इनकैपेबल प्रूव कर देते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, मुझसे तो ये होता ही नहीं है। सो नॉर्मली कैट एग्ज़ाम में अगर आपको परफॉर्म करना है, और ऐसे ही स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। कोई चीज़ समझने में शायद आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा स्पेंड करना हो सकता है, कोई चीज़ आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा समय स्पेंड करने की गुंजाइश है आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, सो ये काफ़ी अच्छा सेट था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरा सेट दिखा देता हूँ। पहले आप इसको समझोगे, खुद से ट्राई करोगे, और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो फिर से हर एक स्लाइड को मैं 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। जहाँ पे ज़रूरत है पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मेरा वीडियो सोल्यूशन सुन सकते हो। तो ये सेट दिया है, ये कैट का सेट है, ठीक है? दिस इज अ कैट सेट, कैट PYQ। टू 2021 या 22 में ही आया हुआ है ये सेट। ओके, तो इतना सही डेटा है आपका। अब क्वेश्चन में डिस्प्ले कर देता हूँ। सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेट आया था या इसके जैसा सेट आया था, आई एम नॉट श्योर, मतलब शायद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद इसके जैसा सेट आया था। ये सेट तो मैंने खुद ने क्रिएट किया था, बट अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर कैट का सेट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट दिस ईयर का सेट, बट ठीक है। एनीवेज, दिस इज अ सिमिलर सेट और द सेम सेट, हमें सॉल्व करना है इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू दैट ऑफ ट्रैवल इन द बैनर्जी फैमिली। अब ये सेट में अगर आप देखोगे थोड़ा सा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत बेसिक ज्योमेट्री है, तो समझेंगे इसको। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, ट्राई करो इसको।
देन द थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको शायद ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको हम एक्चुअली लेस देन 60 सेकेंड्स में कर सकते हैं विथ स्मार्ट कैलकुलेशन। तो समझेंगे कैसे करें। एंड हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो जैसे मैंने कहा, आप पॉज करके ज़्यादा समय लेके ट्राई करो, और अब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो समझते हैं क्या दिया हुआ है हमें। सो रिफर टू द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। In the below two figures show the below two figures shows the savings and expenditure of the Banerjee family under various heads, which is in the ratio of the area occupied by the heads. Banerjee family की कुछ इनकम है। इनकम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स। सेविंग्स तो एक इंडिविजुअल हेड है, एंड एक्सपेंडिचर आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर, क्लोथिंग, फूड, ट्रैवल, एजुकेशन, अदर्स। तो ये जो 6 है वो आपके एक्सपेंडिचर है, और 7वां आपका सेविंग्स का हेड है। ये सातों मिलके पूरा उसका इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, इन द लेफ्ट हैंड फिगर जीबी, एफसी एंड ईडी आर परपेंडिकुलर टू एडी। तो हमें कहा है कि ये सारे परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ओके। एंड ए बी, बी सी एंड सी डी आर इक्वल। सो अगर ये आप 1 यूनिट लेते हो तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। जी बी, एफ सी, ई डी आर 1:2:3। मतलब अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको 3 लेना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैंने सपोज ये 1 लिया और इसको 1 लिया, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, ठीक है। बेस, हाफ बेस इंटू हाइट करके निकालते हो, तो ये आपका एरिया हाफ यूनिट आ जाएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारे कैलकुलेशन ऐसे थोड़े से उलझ जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 1 की जगह पे इसको 2 2 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एरिया 1 यूनिट आ जाएगा, ये एरिया मेरा कितना आ जाएगा, तो ये 3 यूनिट आ जाएगा। अब ये कैसे 3 यूनिट आया, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 3 यूनिट कैसे आएगा, अब वो समझते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट पार्ट। दोस्तों एक्चुअली मेरा ट्राइंगल ऐसा है, ओके, कुछ इस तरीके। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, सपोज ये मैंने 1 यूनिट लिया है, और ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और ये मैंने 2 यूनिट लिया है, तो डेफिनेटली ये ट्राइंगल का एरिया आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और ये पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, कैसे, पूरा ट्राइंगल का एरिया आपका आ जाएगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो गाइस ये आ जाएगा आपका 4 यूनिट्स। तो इसमें से ये 1 यूनिट है, तो ये कितना आना चाहिए, 3 यूनिट आना चाहिए। क्या ये समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और मुझे ऐसा दिया है कि ये मेरा 3 यूनिट है, तो ये कंप्लीट पूरा जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ जाएगा। अब ये 2 2 2 है, तो हाइट कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। सो 1/2, जस्ट मोमेंट, या 1/2 ऑफ बेस विच इज 3 इंटू हाइट विच इज 6, तो ये मेरा आ जाएगा 9 यूनिट्स। ये 9 यूनिट आ गया, जिसमें से ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा, बाकी का 5 यूनिट आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको। बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यूज करना है, बेसिक ट्राइंगल का एरिया यूज करना है विच इज 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले छोटे ट्राइंगल लिया, फिर बड़ा ट्राइंगल लिया, उसमें से छोटे ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे बाकी का पार्ट का एरिया मिल गया। तो इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो गाइस इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से, अगर मैं इसको 2 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, ये 1 2 3 ले लेता हूँ, तो ये एरिया मेरा 1 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा, और ये मेरा 5 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब ये 3 एरिया का रेशियो आपका 1:3:5 हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आया। अब यहाँ पे हमें आगे एक चीज़ और बताई है कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज सेम एज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स, ठीक है। अब ये जो है ना स्क्वायर, बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्वायर है। हमें कुछ और बताया कि ये सारे मिडिल लाइंस है, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली मिडिल से पास हो रहा है, तो हमारा स्क्वायर है ना एक बहुत ही अच्छे से पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। कैसे समझो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको भी कंसिडर करना है। सपोज मैं इसको x लेता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2x, ये भी 2x आ जाएगा, ये भी 2x, इनफैक्ट ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, 2x 2x, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रैवल आपका 2x 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 6x हो जाएगा। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन मैंने x 2x इस तरीके से लिया है, तो सेविंग्स भी 2x होगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ
कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है वो मैंने 2x लिया है और उससे मुझे सारे वैल्यू मिल गए। तो मेरा अदर्स कितना हो गया, कहना से मेरा अदर्स हो गया उस केस में 3x। तो मेरा हेल्थ भी कितना होना चाहिए, हेल्थ भी 3x होना चाहिए, ठीक है। पर मेरा तो हेल्थ 1 आया था, तो यहाँ पे मिसमैच हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3x ले लेता हूँ, मतलब 3 ले लेता हूँ, ठीक है, या 3x ले लो। तो कहना है अगर मुझे ये 3x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे समझो, ठीक है। ये मुझे ये हेल्थ अगर 3 चाहिए तो मुझे ये कितना चाहिएगा, 9 चाहिएगा, और ये कितना चाहिएगा, 15 चाहिएगा, क्योंकि 1:3:5 में होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं GB को 3 ले लूँ और इसको मैं 6 ले लूँ और इसको 9 ले लूँ। अब करके देखो, तो मुझे जो हाइट मैंने 2 2 2 रख लिया और जो बेसिस है वो मैंने 1:2:3 की जगह पे 3:3 6 एंड 9 ले लिया। तो उससे क्या आ जाएगा, ये एरिया मेरा 3 आ गया, मतलब हेल्थ का एक्सपेंडिचर मेरा 3x आ जाएगा। ये एरिया मेरा 9 आ गया, मतलब मैं 9x ले सकता हूँ, और ये 15 आ गया, ये 15x ले सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया यहाँ पे, मतलब ये 3 का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 15 + 9 + 3 27x आ जाएगा। और ये पूरा टोटल करो तो कितना आ रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, एजुकेशन आपका कितना है, ये 4 पार्ट, ये 4 छोटे स्क्वायर के बराबर एजुकेशन है। तो एजुकेशन आपका कितना आएगा, 8x आएगा, ठीक है। फिर आपका सेविंग्स कितना है, तो सेविंग्स आपका 2x आएगा। ट्रैवल आपका कितना आएगा दोस्तों, ट्रैवल आपका ये पार्ट है, दिस इज 2x, ठीक है। तो 2x + 2x + 2x 6x आएगा। एंड अदर्स आपका कितना आएगा, तो अदर्स आपका 3x आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका, 8 + 2 11 प्लस 8 + 2 10 + 6 16 + 3 19x, ओके राइट। 8 + 2 11 बोल रहा हूँ, कैसे हो सकता है ये सो 19x आपका ये हो गया और 27x ये हो गया, करेक्ट। तो मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, कैसे टोटल एक्सपेंडिचर आपका 46x आ गया। बस इसके ऊपर आपका पूरा सेट यहाँ पे सॉल्व होगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू दैट ऑफ ट्रैवल इन द बैनर्जी फैमिली। दोस्तों फूड में हमारा कितना है, सो कहने से फूड में हमारा 15x है एंड ट्रैवल में हमारा कितना है 6x। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 5/2। तो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5:2। अभी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। इफ द टोटल इनकम ऑफ बैनर्जी फैमिली वर डिवाइडेड अमंग द 7 डिफरेंट हेड्स। तो दोस्तों ये 7 डिफरेंट हेड में डिवाइड किया है, जिसमें से एक तो इनकम है आपका, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर वाज स्पेंट ऑन फूड एंड एजुकेशन। हमें पता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 46x था, उसमें से फूड पे कितना था हमारा 15x एंड एजुकेशन पे हमारा कितना था 8x। तो टोटल कितना हो गया 23x। कहने से स्ट्रेट अवे ये 50% आ गया। आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा आपका 50% आ गया। क्यों हमारा ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया, क्योंकि हमने वैल्यूज बहुत सोच समझ के लिए, है ना। हम इसको फ्रैक्शन में कहीं पे भी नहीं ले जा रहे, सारे आपके हेड्स है वो इंटीजर के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, राइट। चलो, इफ द टोटल इनकम ऑफ बैनर्जी फैमिली वाज 92,450, राइट। दोस्तों हमारा टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम कितना आया है, ये 46x आपका टोटल इनकम है, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स दोनों आ गए हैं। तो 46x है विच इज गिवन एज 92,450। अब यहाँ पे है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। 92,000 प्लस 450 की जगह पे अगर मैं 460 लिख दूँ तो कहने से ये आसानी से 46 से डिवाइड हो जाएगा। तो सीधा सीधा मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 2000 प्लस 10, मतलब x मेरा कितना आ जाएगा 2010 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मैंने 92,450 की जगह पे 460 कर लिया। 92,000 आपका 46 से डिविजिबल है, 460 आपका 46 से डिविजिबल है, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 2010। अब मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड क्लोथिंग। दोस्तों क्लोथिंग में मेरा कितना था यहाँ पे, सो मुझे पता है ये 9x था एंड हेल्थ में मेरा कितना था, हेल्थ में मेरा यहाँ पे था 3x। तो टोटल कितना हो जाएगा 12x हो गया। एंड द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल सेविंग्स एंड अदर्स। तो ट्रैवल में मेरा 6x था, सेविंग में मेरा 2x था, अदर्स में मेरा 3x था। तो 6x प्लस 2x प्लस 3 कितना आ जाएगा 11x। इन दोनों का डिफरेंस मुझे पूछा है विच इज x। x इज नथिंग बट 2010। तो हम क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दिस।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2010 चाहिए आंसर, तो ये हमारा आंसर आएगा, राइट। ओके, सिमिलरली ये आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। इन द राइट हैंडेड फिगर the area representing others was wrongly represented and was corrected to the original area which was 3 times the area mistakenly shown। मतलब देखो हमारा जो others का 3x था ना, उसकी जगह पे वो एक्चुअली कितना था पता है, 3 टाइम्स था। मतलब ये पूरा others था एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 3x की जगह पे 9x आ जाएगा। मतलब हमारा जो 46x था उसमें हमारा 6x और ऐड हो जाएगा, तो हमारा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 52x हो जाएगा, करेक्ट। बस ये चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड इफ अ पाई चार्ट वर टू बी ड्रॉन रिप्रेजेंटिंग ऑल द 7 डिफरेंट हेड्स, आपको पता है पाई चार्ट के अंदर टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। सो आई कैन से 360 डिग्री इज इक्वल टू 52x, राइट। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल रिप्रेजेंटिंग द हेड ऑफ फूड। तो गाइस फूड हमारा कितना था, 15x, राइट। अब हमें यहाँ पे पूछा है एक्चुअली 52x 360 डिग्री है, तो 15x कितना डिग्री होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 103.8 डिग्री। तो आप आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी टिक कर सकते हो। सिंपल सवाल आपको सॉल्व करना था, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़ा सा मैंने जल्दी से आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने इसको ट्राई किया है। भले ही आपके क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया था, डेटा सेट को समझ लिया है, तो कोई एक्सप्लेन करता है आपको तुरंत समझ में आता है। अब कल से हम लाइव सेशन में मिलेंगे, तो शाम को 5 बजे मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको सेट्स ग्रुप पे डालूंगा, तो मेक श्योर कि आप सबने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। और बाकी जब आप प्लस या आइकन के लिए जाते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड चार्ट10। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।